मीटिंग लॉक हो गई क्या? यस। क्यों? नहीं, वो मैं एक्चुअली फोन से लॉगिन करना, लैपटॉप से लॉगिन करना चाह रहा था। फोन में इजी नहीं होता। कर लो, लैपटॉप से लॉगिन कर लो, जल्दी करो। हो गया लैपटॉप से लॉगिन? एक सेकंड। वासव राज ऑन फायर nowadays. हो गया भाई अमन रोशन? सर 2 मिनट दे दो, मैं करके बोल देता हूँ। एक काम करो, तुम कर लो लैपटॉप से लॉगिन। अब जी मैं भैया। स्टार्ट कर रहा हाँ भैया, हाँ। हूँ। जियोग्राफी पीडीएफ। कल की क्लास में हमने एविडेंसेस तक कंप्लीट कर लिया था। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने आपको लिखवाए थे, एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नया टॉपिक हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि हमारी ज्योग्राफी एक ट्रेन है तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उस ट्रेन का इंजन है। अगर आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में नहीं आई तो पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप लोग परेशान रहोगे। ठीक है? कॉन्टिनेंट्स क्यों मूव कर रहे हैं, इसका भी रीजन मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। पहली क्लास से आप इसका रीजन कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैग्मा। मैग्मा में मूवमेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू द rise in convection currents. And why we are observing the convection currents? Due to the thermal activities. Why thermal activities? Due to the presence of excessive radioactive elements in the interior of the earth. Got it? उसके बाद मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिंपल सा मतलब है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें स्लो मूवमेंट हुई है, उसमें स्लो मूवमेंट हुई है, जिसके सिद्धांत को हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है? अगर आप 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले जाकर देखें तो हमारी जो पृथ्वी जिस तरीके से हम आज देखते हैं वो उस तरीके से नहीं थी। पहले भैया एक सिंगल लैंड मास था और एक सिंगल वाटर बॉडी थी। फिर 150 मिलियन ईयर्स अगो कहानी थोड़ी सी बदलती है, दो लैंड मास होता है और एक नई वाटर बॉडी आती है। उसके बाद अगर आप 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले देखेंगे तो कहानी और चेंज होती है, और ज्यादा मूवमेंट होती है, और ज्यादा विस्तार होता है। और जिस तरीके से आप अपनी पृथ्वी को आज देख रहे हैं वो कई टाइम से हो रही मूवमेंट का एक रिजल्ट है। ठीक है? तो मैंने आपको अल्फ्रेड वैगनर साहब के बारे में भी बताया था कि 1912 में अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा कि यार कुछ तो मूवमेंट हो रही है। ठीक है? आज जिस तरीके से हमें हमारी धरती देखने को मिलती है, हमें हमारा मैप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कई हजार साल कई लाख साल पहले तक वो वैसा नहीं था। कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट हुई है एंड वो मूवमेंट आज भी चल रही है। बशर्ते बात इतनी सी है कि वो मूवमेंट इतनी स्लो है कि उसको आंखों से देख पाना संभव नहीं है। ठीक है? तो 225 मिलियन ईयर्स अगो अगर आप ये कहानी देखेंगे तो अल्फ्रेड वैगनर साहब ने उस सिंगल लैंड मास को, जो बड़ा सा लैंड का मास था, ठीक है, बड़ा सा जो हमारा एक आप कह सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट था,
उसको नाम दिया पेंजिया, और जो बड़ा सा ओशियन था, जो पानी वाला क्षेत्र था, उसको नाम दिया पैंथेलासा। फिर भैया 150 मिलियन ईयर्स अगो अगर आप ये कहानी देखेंगे तो पेंजिया आपका टूट गया दो भागों में। नॉर्थ वाला जो पार्ट था उसको आपने बोला लॉरेशिया, और जो आपका साउथ वाला पार्ट था उसको आपने बोला गोंडवाना लैंड, और बीच में एक सी बनती है जिस सी का नाम रखा गया टेथिस सी। आज की क्लास में हमें एविडेंसेस से स्टार्ट करना है कि क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट हुई है। और जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई 225 मिलियन ईयर्स अगो वाली, वो पिक्चर बिल्कुल सही है। उस बात का साक्ष्य, उस बात का प्रमाण हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। सो एविडेंसेस में भैया डाल लो पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला एविडेंस दैट इज जिक्सॉ फिट। जितना बता रहा हूं उतना सुनना, जितना लिखवा रहा हूं उतना लिखना। जिक्सॉ फिट। नो सर, व्हाट इज जिक्सॉ फिट? भैया जिक्सॉ फिट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स आपको आज के समय पर दिख रहे हैं, जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स आपको आज के समय में दिख रहे हैं, आप उनको कंबाइन करने की कोशिश करिए, यानी मिलाने की कोशिश करिए, और वो आपको एक पजल की फॉर्मेट में कंबाइन होते हुए दिखेंगे। कॉन्टिनेंट्स फिट लाइक पजल्स, प्लीज नोट इट डाउन। कॉन्टिनेंट्स fit like puzzles, fit like puzzles। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, तुमने बोल दिया और हम मान लेंगे? ऐसा किसी ने करके देखा भी है? जी हाँ, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है सर। 1964 में, 1964 में बुलार्ड नाम के एक व्यक्ति ने, व्यक्ति का नाम क्या है? बुलार्ड नाम के एक व्यक्ति ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से, कंप्यूटर की मदद से इस बात को सही प्रूफ किया था कि हाँ यार, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ना, जो आज एकदम बिखर से गए हैं, जब हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये पजल की तरह हमें वापस कुछ इसी तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो एविडेंस अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बताया, वो एविडेंस था आपका जिक्सॉ फिट। जिक्सॉ फिट का सिंपल सा मतलब है कि वर्तमान में आपको कॉन्टिनेंट्स जिस भी प्रकार से दिख रहे हैं, आप उसको कंबाइन करने की कोशिश करिए, वो एक पजल की फॉर्मेट में फिट हो जाएंगे। और आपको अच्छे से पता होगा कि अगर एक भी पजल में स्ट्रक्चर गलत होता है तो वो फिट नहीं होगा, लेकिन अगर कॉन्टिनेंट्स एग्जैक्टली फिट हो रहे थे, इसका मतलब कि कभी ना कभी वो आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, लेकिन यार इतना एविडेंस दुनिया के लिए काफी नहीं था। और जायज सी बात है, अगर मैं तुमको सिर्फ एक एविडेंस पढ़ा के छोड़ दूं, तुम कहोगे सर एक एविडेंस से कैसे आप इतना श्योरिटी के साथ कह सकते हैं? ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। मैं कहूंगा कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखो एविडेंस नंबर 2, तुम देखो एविडेंस नंबर 2, तुम देखो एविडेंस नंबर 2। लेट्स से दिस इज योर साउथ अमेरिका एंड दिस इज योर अफ्रीका। ये क्या है भाई? साउथ अमेरिका। ये क्या है सर आपका? लेट्स से अफ्रीका। अब मुझे एक चीज ये बताओ, ऐसा किस कंडीशन में पॉसिबल है कि साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर मुझे जो रॉक मिल रहा है और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर मुझे जो रॉक मिल रहा है, उनमें 99% सिमिलैरिटीज हो, उनमें 99% सिमिलैरिटीज हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अब एक, जैसे जो थोड़े गधे टाइप के बच्चे होते हैं, उनका लॉजिक क्या होगा? अरे सर वो चले गए होंगे ना, उसमें क्या है, तुमने तो पास पास बनाया है। लेकिन मैंने इसको पास पास बनाया है, बट इनके बीच में पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन है। क्या है सर? इनके बीच में पूरा का पूरा
अटलांटिक ओशियन है, तो जाहिर सी बात है पत्थर तैर के तो जाएंगे नहीं, पत्थर तैर के तो जाएंगे नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि साउथ अमेरिका के ब्राजील कोस्ट पर, क्या बोला मैंने, साउथ अमेरिका के ब्राजील कोस्ट पर और वेस्टर्न अफ्रीका पे, वेस्टर्न अफ्रीका की जो कोस्ट है आपकी, वहां पर वेस्ट अफ्रीका, इन दोनों ही जगह पर आपको जो रॉक्स देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों ही जगह पर आपको जो रॉक्स देखने को मिल रहे हैं, दे हैव सिमिलर एजेस, रॉक्स हैविंग सिमिलर एजेस, रॉक्स हैविंग सिमिलर एजेस। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका कभी ना कभी आपस में सटे हुए हों। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब साउथ अमेरिका और आपका अफ्रीका कभी ना कभी आपस में सटे हुए हों। सो वी आर गेटिंग रॉक्स ऑफ द सिमिलर एजेस। अच्छा, ये रॉक्स वगैरह की एज कैसे पता की जाती है, किस मेथड से पता की जाती है, कोई बच्चा बताना चाहेगा? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग कह सकते हो या रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कह सकते हो। या रेडियोमेट्रिक डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है। अब दुनिया का दिमाग खुलना शुरू हुआ कि यार अगर 99% सिमिलैरिटीज हैं, इसका मतलब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कभी ना कभी साउथ अमेरिका और अफ्रीका जरूर आपस में लगे हुए होंगे। और अगर इनके बीच में इतना मूवमेंट हो सकता है कि आज आज इनके दरमियान में अटलांटिक ओशियन देखने को मिल रहा है, तो जायज सी बात है कि बाकी कॉन्टिनेंट्स के बीच में भी मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अभी भी पॉइंट पता है क्या चल रहा था, कि मूवमेंट हो सकता है। अभी भी इस बात की पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं है कि क्या सबके बीच में मूवमेंट हुई है या साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कोई रहस्यमय घटनाएं चल रही। और इसीलिए इसीलिए अल्फ्रेड वैगनर साहब यहां पर रुकते नहीं हैं और वो चलते हैं तीसरे एविडेंस की तरफ, दैट इज टेलाइट डिपॉजिट्स, दैट इज टेलाइट डिपॉजिट्स, टेलाइट डिपॉजिट्स, दैट इज टेलाइट डिपॉजिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर टेलाइट्स, व्हाट आर टेलाइट्स, ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा पहाड़ है, ठीक है, और इस पहाड़ से कोई नदी बहते हुए आ रही है, तो जायज सी बात है नदी अपने साथ छोटे 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 सेडिमेंट्स भी लेकर आएगी, राइट। और जैसे ही आप इस प्लेन वाले एरिया में आएंगे, ये सेडिमेंट्स इस पर्टिकुलर हिस्से में डिपॉजिट होने लगेंगे। तो नदी द्वारा जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप क्या कहते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स। नदी द्वारा जो आपके सेडिमेंट्स आ रहे हैं, नदी द्वारा जो आपके सेडिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप क्या कहते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स। अब यहीं पर अगर मैं नदी को हटाकर ये कह दूं कि भैया तुम्हारा ग्लेशियर सेडिमेंट्स लेकर आ रहा है और द सेडिमेंट्स आर गेटिंग डिपॉजिटेड एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, तो भैया सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स, इसको आप बोलेंगे टेलाइट डिपॉजिट्स, इसको आप बोलेंगे टेलाइट डिपॉजिट्स। सो व्हाट आर टेलाइट्स, व्हाट आर टेलाइट्स, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज ग्लेशियर, ये क्या है, रिवर। व्हाट आर टेलाइट्स, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ऐसे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं which are deposited by glaciers।
जिन्हें ग्लेशियस ने डिपॉजिट किया है, ग्लेशियस के द्वारा ये इकट्ठे हुए, ग्लेशियस डिपॉजिट्स। टिलाइट का मतलब आ गया समझ में? टिलाइट का मतलब आ गया समझ में? अगर मेरे पास एक इमेज होगी तो मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। वेट वेट करो, वेट करो, वेट करो। टिलाइट्स, टिलाइट्स की तो कोई खास इमेज है नहीं मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये क्या था यार, स्क्रीन शेयरिंग चल रही है उसके बाद भी नौटंकी। और देखो ओके, तो ये बात है। हाँ जी, क्या हर एक बच्चे को टिलाइट का मतलब समझ में आ गया? भाई सिंपल सी चीज है, अगर अगर आपके सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिपॉजिटेड बाय द रिवर, उसको कहोगे एलुवियल डिपॉजिट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स, उसको आप कहेंगे टिलाइट डिपॉजिट्स। जुनैद सर्च करना बंद करो, पेन चला लो। हाँ बढ़िया, एक साइड सर्चिंग चल रही है उसकी, सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, चेक कर लेता हूं एक बार। चलिए, तो यार देखो टिलाइट डिपॉजिट्स, टिलाइट डिपॉजिट्स एग्जैक्टली आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? टिलाइट डिपॉजिट्स आपको पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस इकट्ठे करने में मदद कर रहे हैं। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? पैलियो क्लाइमेटिक का मतलब होता है कि पुराने समय का हमारा क्लाइमेट कैसा था, उसके एविडेंसेस आपको किससे मिल रहे हैं? टिलाइट डिपॉजिट से। उसके एविडेंसेस आपको कैसे मिल रहे हैं? टिलाइट डिपॉजिट से। जैसे देखो, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, ग्लोबल वार्मिंग सबको पता होगा, ठीक है? तो ग्लेशियर्स बचे ही कितने हैं? ग्लेशियर्स बचे ही कितने जो तुम्हें टिलाइट डिपॉजिट्स मिलेंगे? लेकिन लेकिन पहले के समय में, पहले के समय में इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, जिसकी वजह से आपको ग्लेशियर्स अधिक मात्रा में देखने को मिलते थे। तो अगर आपको कहीं पर टिलाइट डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यू आर गेटिंग द एविडेंस ऑफ, यू आर गेटिंग द एविडेंस ऑफ पैलियो क्लाइमेट्स, कि पुराने समय का क्लाइमेट कैसा हुआ करता था, उसका एविडेंस आपको किससे मिल रहा है? टिलाइट डिपॉजिट से। किससे मिल रहा है? टिलाइट डिपॉजिट से। अरे किससे मिल रहा है भाई? टिलाइट डिपॉजिट से। आई समझ? क्लियर हुआ? हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? बताइए सर, इतना क्लियर हुआ क्या? लेकिन अभी भी यार पैलियो क्लाइमेटिक वगैरह हर एक चीज हो गई, लेकिन लेकिन अभी भी जो आपके एल्फ्रेड वैगनर साहब है वो खुद से संतुष्ट नहीं थे, और ना ही वो दुनिया को पूरे तरीके से संतुष्ट कर पा रहे थे। इसीलिए भैया एविडेंस नंबर 4 जो एल्फ्रेड वैगनर साहब ने दिया, दैट इज ऑफ प्लेसर डिपॉजिट्स। इसकी मैं तुम्हें अभी इमेज दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले समझ लो, दैट इज ऑफ प्लेसर डिपॉजिट्स। ना व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स? समझना ध्यान से, ठीक है, समझना ध्यान से। दिस इज योर साउथ अमेरिका, ठीक है, एंड दिस इज योर अफ्रीका, दिस इज योर अफ्रीका। साउथ अमेरिका में यदि आपको पता हो तो ब्राजील में, ब्राजील में ब्राजील में आपको क्या देखने को मिलता है? गोल्ड बेयरिंग वेन्स, गोल्ड बेयरिंग वेन्स, गोल्ड बेयरिंग वेन्स। बट पता प्रॉब्लम क्या है? बट पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये गोल्ड बेयरिंग वेन्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको यहां पर गोल्ड बेयरिंग वेन्स तो देखने को मिल रही है, बट देयर इज द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द सोर्स रॉक। सोर्स क्या है इसका? सोर्स क्या है भाई इसका? कहां से आ रही गोल्ड बेयरिंग वेन्स? देयर इज द एब्सोल्यूट एब्सेंस। एब्सोल्यूट एब्सेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल ही, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ अ
सोर्स रॉक, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ अ सोर्स रॉक। अब ये बात ने तो यार अल्फ्रेड वैगनर साहब को भी चिंता में डाल दिया कि यार ब्राजील में गोल्ड बेयरिंग वेन्स मिल रही हैं, लेकिन इसका सोर्स कहां है, इसका सोर्स रॉक कहां पर है भाई, ये कहां से आ रही हैं। और इसकी खोज करते 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 अल्फ्रेड वैगनर साहब पहुंच जाते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे, और वहां पर वो क्या देखते हैं कि अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट पर, नाम है सर घाना कोस्ट, नाम है सर घाना कोस्ट, और यहां पे आपको सोर्स रॉक मिल गया गोल्ड बेयरिंग वेन्स वाला। यहां पर आपको सोर्स रॉक मिल गया गोल्ड बेयरिंग वेन्स वाला। इसका क्या मतलब है कि अगर अगर घाना कोस्ट में सोर्स रॉक है और ब्राजील में तुमको गोल्ड बेयरिंग वेन्स देखने को मिल रही, सिंपली स्टैंड्स फॉर कि ये दोनों कभी ना कभी आपस में लगे हुए होंगे, ये दोनों कभी ना कभी आपस में लगे हुए होंगे, कभी ना कभी आपस में सटे हुए होंगे। और अब मैं तुमको दिखाता हूं इसकी इमेज, आपको और अच्छे से क्लियर हो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वेयर इज द ब्लडी इमेज? ये रही सर आपकी इमेज, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भैया। दिस इज योर बेड रॉक, या आप इसको अपना सोर्स रॉक भी कह सकते हैं, आप इसको अपना सोर्स रॉक भी कह सकते हैं भैया। यहां से सोर्स रॉक से आपको गोल्ड वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, एंड गोल्ड इज गेटिंग डिपॉजिटेड हियर, गोल्ड इज गेटिंग डिपॉजिटेड हियर। लेट्स से दिस इज योर ब्राजील, दिस इज योर ब्राजील। अब मूवमेंट की वजह से ये वाला हिस्सा इधर चला गया, ये वाला हिस्सा इधर चला गया, तो जो भी ये डिपॉजिट्स थे मूवमेंट के साथ साथ ये भी चले गए भैया ब्राजील के साइड, लेकिन सोर्स रॉक यहीं पर रह गया यार, सोर्स रॉक तुम्हारा यहीं पर रह गया। अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होते तो क्या सोने की पानी में तैर के मूवमेंट पॉसिबल है? सोना पानी में तैर के थोड़ी ना जाएगा भाई, सोना आपका गोल्ड बेयरिंग वेन्स पानी में तैर के थोड़ी ना जाएंगी। ब्राजील में अगर तुमको वो देखने को मिल रहा है और उसका सोर्स रॉक घाना कोस्ट पर है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वो कभी ना कभी आपस में लगे हुए होंगे, तभी ये डिपॉजिट्स इतनी भारी मात्रा में आपको एक जगह पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका सोर्स रॉक हजारों किलोमीटर दूर है। आई समझ क्लियर हुआ? हाँ जी, आई समझ क्लियर हुआ? से यस और नो? कितना क्लियर हुआ भाई? एक एक एग्जाम्पल क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से है, कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा मैं आपको। चलिए, इतना क्लियर हो गया? यस भैया। परफेक्ट। अब इतने एविडेंसेस देने के बाद जनता जनार्दन के अंदर 70 से 80% श्योरिटी आई। मतलब देख रहे हो तुम जनता कितनी काइया टाइप की है। हाँ, इतना एक बंदा मेहनत कर रहा है घूम घूम के, ब्राजील से घाना कोस्ट से ब्राजील, फिर वहां से चला गया टिलाई डिपॉजिट्स ढूंढने। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी जनता 70 से 80% ही मान रही। अब भैया कहा अपने अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कि इनको ना एक बहुत ही सॉलिड एविडेंस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे ये। तो उन्होंने पांचवा जो एविडेंस निकाला, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अच्छा, मैं तुमको एक चीज बताऊं, सीडीएस हो चाहे एनडीए हो चाहे सिविल सर्विसेज हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जाम्स वाकई में टफ होते हैं। मैं तुमको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मेरे बैच से जो बच्चा पढ़ के जाता है वो बहुत आराम से पेपर क्लियर कर लेगा। पेपर क्लियर करना एट लास्ट आप ही लोग के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आपने कितने अच्छे से मेरी बातों को दिमाग में रिटेन किया हुआ है। मैंने आज पढ़ा दिया, क्या 10 दिन बाद तुम्हें याद है कि नहीं याद है, ये डिसाइड करेगा सिलेक्शन। आज अगर मैं तुमको एविडेंसेस पढ़ा रहा हूं और 10 दिन बाद
आप इसको भूलने की स्थिति में है तो आप ये मान के चलिएगा कि पेपर में भी आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, क्लास के बीच में कुछ ज्ञान की बातें। आगे बढ़ते हैं। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल में मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, ये हमारा प्यारा भारत है, राइट? और यहां कहीं पे तुमको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज इंडिया, एंड दिस इज लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल यहां केरला और तमिलनाडु वाले इलाके में अमन रोशन और बासव राज गए फिशिंग करने, ये फिशिंग करने गए थे कि मछली पकड़ेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, खाएंगे, सीडीएस का नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखा जाएगा। ठीक है, और मछली की जगह इन्होंने जो जाल फेंका था उसमें आ गया कंगारू। कौन आ गया? कंगारू। अब ये लोग अटेम्प्ट भले ही नेक्स्ट वाला दे रहे हैं, लेकिन तैयारी इन्होंने पहले से मुझसे करके रखी है, तो इनको अच्छे से पता है कि यार कंगारू जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। केरला या तमिलनाडु कोस्ट के पास हमें कंगारू कैसे मिल रहा है? दिमाग ठंडा। बस यही बात चमकी थी एल्फ्रेड वैगनर साहब, को। क्या चमकी थी सर? कि अगर कंगारू मेरे को ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है तो उसके फॉसिल्स इंडिया में कैसे? अगर कंगारू मुझे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है तो उसके फॉसिल्स भारत में कैसे हैं? बताओ। सिर्फ भारत का एग्जांपल नहीं, और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज योर साउथ अमेरिका एंड दिस इज योर अफ्रीका। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एनिमल है जो साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर भी मिलता है, सॉरी अफ्रीका नहीं, अमेरिका, जो साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर ही पाया जाता है, या फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। देयर इज ए स्पेसिफिक एनिमल जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इसके फॉसिल्स तुमको अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं। ऐसा एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में पाया जाना चाहिए, उसके फॉसिल्स तुमको अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में भी देखने को मिल रहे हैं। अब क्या ये तैर के चले गए? बीच में पूरा का पूरा क्या है? अटलांटिक ओशियन। तो तैर के तो जा नहीं सकते। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि कभी ना कभी ये जो जमीन के टुकड़े हैं ये आपस में सटे हुए होंगे, क्योंकि यदि ये आपस में सटे हुए ना होते तो जो स्पीशीज मुझे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रही है उसके जो आपके फॉसिल के रूप में जो हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं वो हमें भारत से नहीं मिलते। अरे भारत छोड़ो, अफ्रीका तक से तुम्हें इनके फॉसिल्स के एविडेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके कुछ स्पेसिफिक जीव जंतुओं का जिक्र किया गया एनसीईआरटी में, उसको प्लीज मेंशन कर लेंगे। एक है तुम्हारा मेजोसोरस। इट इज बेसिकली अ स्मॉल रेप्टाइल, छिपकली टाइप होता है ये, स्मॉल रेप्टाइल। ठीक है, फिर दूसरा जो है आपका दैट इज लाइस्टोसोरस। अभी इसकी इमेज भी दिखा रहा हूं मैं आपको। लाइस्टोसोरस, मीसोसोरस, लाइस्टोसोरस। पॉइंट नंबर 3, साइनोगैनाथस।
ये तीन नाम तो प्लीज दिमाग में रखना ही रखना। अब जरा आप इसके वो देख लीजिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये दिख रहा है? एक चीज तुम ये देखो, एक चीज तुम ये देखो, ग्लॉसोपेट्रिस, ग्लॉसोपेट्रिस के फॉसिल्स तुम्हें कहां कहां पर देखने को मिल रहे हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, सबको छोड़ो भाई साहब, एंटार्क्टिका तक देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है कि जब ये जमीन आपस में जुड़ी हुई होगी, जब ये जमीन आपस में जुड़ी हुई होगी, तब हमें इनके फॉसिल्स आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि उस समय साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में उतना ज्यादा गैप नहीं था, अफ्रीका एंटार्क्टिका के बीच में उतना ज्यादा गैप नहीं था, तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन आज के टाइम पे जितना गैप है, अगर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा स्पीशीज है, कोई भी ऐसा एनिमल है जो भारत में पाया जा रहा है और उसके उसके फॉसिल्स मेरे को अंटार्कटिका से मिल रहे हैं, इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज है। या तो किसी ने जानबूझ के रखा है, या तो कभी ना कभी भारत और अंटार्कटिका आपस में लगे हुए होंगे। समझे? लाइस्ट्रोसोरस को देखो भाई, इंडिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका तक मिल रहा है भाई साहब। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इंडिया, अफ्रीका और एंटार्क्टिका कभी ना कभी आपस में लगे हुए होंगे। समझे? ये देखो भाई, साइनोगेनेथस साउथ अमेरिका और अफ्रीका में तुमको देखने को मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका कभी ना कभी आपस में लगे हुए होंगे। हेंस प्रूफ्ड। तो ये तीन चार जो नाम दिए ना एनसीईआरटी ने, इसको प्लीज याद रखना। सर, हाँ बता। ये इस वाले लैंड को गोंडवाना लैंड बोलते थे ना? इस वाले लैंड को? ये जहां पे अभी आपने फॉसिल्स चेक कराए। मेरे भाई, नाइस क्वेश्चन। दिस कंप्लीट लैंडमास, द सुपर कॉन्टिनेंट इज टर्म्ड एज पेंजिया। और जब ये पेंजिया दो भागों में टूटता है, तो ऊपर वाला दैट इज नॉर्थ के हिस्से को आप कहते हैं लॉरेशिया, और नीचे वाले को आप कहते हैं गोंडवाना लैंड। अब जो भी तेरा सवाल था वो मेरे कम समझ में आया, तो मैंने अपने साइड से क्लियर कर दिया है। आई होप अब तुमको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मेरा ये था कि वो जो मैप था ना, उसमें नॉर्थ अमेरिका और रशिया वाला हिस्सा दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा, तुम ये पूछ रहे हो कि उस मैप में मैंने गोंडवाना लैंड के बारे में बताया? जी हाँ, मैंने उसमें गोंडवाना लैंड के बारे में ही बताया। आई मीन उसी पे फॉसिल्स का टेस्टिंग वगैरह जो भी है वो किया। तो क्या पांचों एविडेंसेस आपको क्लियर है? क्या पांचों एविडेंसेस आपको क्लियर है? अब सुन लो ध्यान से, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। एनसीईआरटी आपकी कहती है कि उस समय इंडिया प्लस में मेडागास्कर, प्लस में मेडागास्कर, प्लस में तुम्हारा अफ्रीका, इन तीनों के लिए आप एक कंबाइंड टर्म को यूज करते थे। इन तीनों के लिए आप एक कंबाइंड टर्म यानी एक सिंगल टर्म को आप यूज करते थे। उस टर्म का नाम है लेमोरिया। आपकी एनसीईआरटी इस बात को मेंशन करती है, तो प्लीज नोट इट डाउन, लेमोरिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसके सिवा भी यार कई सारे आपके एविडेंसेस थे, वो मैं आपको पॉइंटर्स में लिखा देता हूं। जैसे लिख लो अपना पॉइंट नंबर 6। ठीक है, जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। भैया वो एक सेकंड पिछले वाला पॉइंट बताएंगे, इंडिया मेडागास्कर और ले भाई लिख ले, जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। वैसे पेन तेज चलाओ अमन रोशन, ठीक है? पेन को थोड़ा सा तेज चलाएं। जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, स्पीड वाला लिखना। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपकी जो भी माउंटेन रेंजेस हैं,
जो भी तुम्हारी माउंटेन रेंजेस है, दे हैव द सिमिलर कॉम्पोजिशन। जो भी आपकी माउंटेन रेंजेस है, दे हैव द सिमिलर कॉम्पोजिशन। इन मैनी केसेस दे हैव द सेम एज। इसका भी एग्जांपल मैं लिखवा दे रहा हूं, वेट करो। इन मैनी केसेस दे हैव द सिमिलैरिटीज इन देयर एक्सटेंशन, यानी उनका जो फैलाव हुआ है वो एक ही पैटर्न पर हुआ है, इन देयर एक्सटेंशन, इन देयर एक्सटेंशन। इसका बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है अपालाचीन माउंटेन्स। अभी प्लीज मत पूछना कि मैप में दिखा दो, जब वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा ना उसमें याद करा दूंगा मैं सारी चीजें। अभी के लिए सिर्फ इसको दिमाग में बैठा लो। किसी को बहुत मन है तो गूगल से पिक्चर निकाल के ग्रुप पे डाल देना। एंड कैलिडोनियन माउंटेन, ठीक है, इनके बीच में आपको काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, स्टेटिंग दैट कभी ना कभी इन्होंने आपस में लैंड एक्सेट्रा या वहां के जियोग्राफिकल फीचर्स को आपस में शेयर किया होगा। पॉइंट नंबर 6 डन। पॉइंट नंबर 7, कोल एंड वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे याद कर लो कि जायज सी बात है यार, अगर आपस में लैंड शेयर हुआ है, वो कभी भी हुआ हो, तो वहां पर वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सिमिलर। कोल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको काफी ज्यादा वहां पर सिमिलर देखने को मिल सकता है। सो दिस इज अ बेसिक पॉइंट, और ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि अगर ये दो चीजें कभी आपस में जुड़ी हुई होंगी तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आपको इन दोनों में देखने को मिलेगी, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 7 अगर आप छोड़ भी दें तो चलेगा, एक टाइम के लिए पॉइंट 6 भी भूल जाओ तो चलेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं यार। लेकिन पॉइंट नंबर 5 तक याद होना चाहिए। आई समझ? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ सर? नाउ कम्स दी ड्रॉबैक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद मैं आपको दूंगा 2 से 3 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो, जो आपके कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं उसकी मूवमेंट का रीजन मैंने आपको कल की क्लास में ही एग्जैक्टली बता दिया। कन्वेक्शन करेंट्स हैं, थर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनसाइड द अर्थ। मैग्मा इज एक्सपीरियंसिंग अ मूवमेंट, ठीक है, सही है। लेकिन यार उस टाइम पर अल्फ्रेड वैगनर साहब को ये बात थोड़ी ना पता थी। ये थ्योरी तुम्हारी कन्वेक्शन करंट वाली, ये तो आई 1930s में बाय आर्थर होम्स, और डिस्कवरी का टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है भाई? 1912। डिस्कवरी का टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? 1912। तो उस टाइम अल्फ्रेड वैगनर साहब को ये बात नहीं पता थी। इस बंदे ने सब कुछ प्रूव कर लिया, सब कुछ सही कर दिया। लास्ट में इनसे पूछा गया रीजंस फॉर ड्रिफ्टिंग, तो इन्होंने दो गलत रीजंस बता दिए, जो आगे चलकर जब आपकी कन्वेक्शन करंट थ्योरी गिवन बाय आर्थर होम्स, जब उसके बारे में लोगों को पता चलता है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो रीजंस दिए गए थे ड्रिफ्टिंग के, मूवमेंट के, वही चलकर उसका ड्रॉबैक बन जाती। तो आप यहां पर लिख सकते हैं रीजंस फॉर ड्रिफ्टिंग, गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर, मेंशन कर लेना आगे। याद रखेंगे, यही बाद में चल के आपका ड्रॉबैक बन गया था, यही बाद में चल के आपका ड्रॉबैक बन गया था। मैं लिख भी दे रहा हूं ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, ठीक है। सो पॉइंट नंबर वन, इन्होंने कहा कि भैया अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स लगती है, उसका नाम है
पोलार फ्लीइंग फोर्स, पोलार फ्लीइंग फोर्स। फ्लीइंग का मतलब होता है भाग जाना, फ्लीइंग का मतलब होता है भाग जाना। और इन्होंने कहा कि ये बल इतना ज्यादा मजबूत है, ये फोर्स इतनी ज्यादा मजबूत है कि ये कॉन्टिनेंट्स को पूरा का पूरा इधर से उधर कर रही है। इनके हिसाब से तो अगर ये फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तब तो एक दिन ये पृथ्वी का रोटेशन ही रोक देगी। क्यों भाई, है कि नहीं? एंड पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा टाइडल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। टाइडल फोर्स, जिन बच्चों को नहीं पता शॉर्ट में सुन लो, मून एंड सन की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स आपकी लगती है, जिनसे टाइड्स वगैरह आती हैं, उसी को आप टाइडल फोर्स कह रहे हैं। सो इसी के साथ भैया आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट होती है। समझ में आ गया? क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हर एक बच्चे को समझ में आ गया? क्या Yes, sir. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हर एक बच्चे को समझ में आ गया? टर्न और फिंगर ड्रॉइंग, टर्न ऑन फिंगर ड्रॉइंग। Oh, wait, wait. इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। कोई भी दिक्कत परेशानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में? कोई भी दिक्कत परेशानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सर वो तुम ब्रेक की बात कर रहे थे, झूठ बोल रहा था मैं। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको आज ही खत्म करना है यार। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल ज्योग्राफी में कभी जो तुमने शब्दों के ऊपर काम कर लिया, तुम्हारा 50% काम खत्म, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ठीक है? तो भैया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले आपने पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले आपने पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। इसमें आपको क्या समझ में आया? अगर मैं पूछूं एक लाइन में, तो आप ये बोलोगे कि भैया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमको ये समझ में आया कि हमारे जो लैंडमास है ना, हमारे जो लैंडमास है वो बेसिकली क्या हुए हैं? दूर हुए हैं। अब आधा टाइम मेरा जाएगा ये हिंदी के शब्द लिखने में। दूर हुए हैं, क्या बात है यार, सही बन गया ना? दूर हुए हैं, परफेक्ट। इससे हमें क्या समझ में आ गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से? कि हमारे जो लैंडमास हैं उनमें भैया मूवमेंट हुई है और वो दूर दूर हुए हैं। लेकिन दूर दूर होने के बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट क्या हुआ? क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग से? ये आपको समझ में आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। किससे समझ में आता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। किससे समझ में आता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। आई समझ? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या? अब जरा एक बात समझो, अब जरा एक बात समझो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लिथोस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लिथोस्फेयर। अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है भाई?
फॉर एग्जाम्पल अंदर चल रहा है Movement of मैग्मा का magma. मूवमेंट, अंदर चल रहा है मूवमेंट ऑफ मैग्मा, अंदर चल रहा है मूवमेंट ऑफ मैग्मा। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें कहीं पर भी ये पढ़ा है कि मैग्मा का मूवमेंट राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ही हो सकता है? कहीं पर भी मैंने तुम्हें ऐसा बताया? मैग्मा का मूवमेंट तो कैसे भी हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपके कन्वेक्शन करेंट्स हैं, हीट राइजिंग वर्टिकली, टेम्परेचर राइजिंग वर्टिकली, वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है यार। सही कह रहे हो सर। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि जरा 1 एंड 2 को देखो, 1 एंड 2 को देखो, उसके बाद 2 एंड 3 को देखो, एंड 1 एंड 4 को देखो। सर क्या बोला वापस बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तुम ऑब्जर्व करो 1 एंड 2 को, फिर तुम ऑब्जर्व करो 2 एंड 3 को, उसके बाद तुम ऑब्जर्व करो 1 एंड 4 को। क्या समझ में आ रहा है? ऑब्जर्व, वेरी गुड। अब मैं बताता हूं कि आपको क्या समझ में आया होगा। 1 एंड 2 में आपको दिख रहा है कि मैग्मा की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दिख रहा है? मैग्मा की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। लेकिन 2 एंड 3 में आपको क्या दिख रहा है? 2 एंड 3 में आपको क्या दिख रहा है? कि मैग्मा का जो फ्लो है वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है, यानी मैग्मा का फ्लो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। सो 1 एंड 2 में क्या दिखा? अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन 2 एंड 3 में क्या दिखा? सेम या सिमिलर डायरेक्शन कह सकते हो, सिमिलर डायरेक्शन। सिमिलरली 1 एंड 4 में भी क्या दिखा? सिमिलर डायरेक्शन, सिमिलर डायरेक्शन, राइट? फिजिकल ज्योग्राफी की भाषा में आप इसे क्या कहते हैं? तो 1 एंड 2 वाला जो केस है, जहां पर मैग्मा की डायरेक्शन अपोजिट में चल रही है, जहां पर मैग्मा की डायरेक्शन एक दूसरे से विपरीत चल रही है, इसको आप नाम देंगे डाइवर्जेंस का। क्या नाम देंगे? डाइवर्जेंस का। क्या नाम देंगे? डाइवर्जेंस का। और 2 एंड 3 में जहां पर मैग्मा की जो आपकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के समान है, सेम डायरेक्शन है या सिमिलर डायरेक्शन है, मैग्मा एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ऐसी कंडीशन को आप फिजिकल ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं कन्वर्जेंस। ये मैं हमेशा युवाओं को एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं कि आपका जो फर्स्ट लव था, आपका जो पहला पहला प्यार था, फर्स्ट लव था, उसमें कंडीशन बनी थी कन्वर्जेंस वाली। और जब ब्रेकअप हो गया तब क्या हुआ? कंडीशन हो गई डाइवर्जेंस वाली। यानी फर्स्ट लव में आप लोग एक दूसरे के पास आ रहे थे, और जैसे ही ब्रेकअप होता है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है? आई होप जुनैद तो ये कभी नहीं भूलेगा। बाकी लोगों के लिए आई होप कि ये एग्जाम्पल सुटेबल था। आई होप नहीं, आई बिलीव ये एग्जाम्पल सबके लिए सुटेबल था। क्यों भाई बासवराज, इतनी मेहनत किसके लिए हो रही है? चलो, तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का गेम समझ में आया। तो 1 एंड 4 में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? कन्वर्जेंस। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो कन्वर्जेंस मतलब पास आना, डाइवर्जेंस मतलब दूर जाना, दैट्स इट। ठीक है? अब मुझे एक चीज ये बताओ, मैंने तुम्हें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1, धरती पर ड्रिफ्टिंग किसकी हो सकती है? ड्रिफ्टिंग का मतलब है स्लो मूवमेंट। तो यार मूवमेंट तो तुम्हारा कॉन्टिनेंट भी कर सकता है, कॉन्टिनेंट में भी मूवमेंट हो सकती है, और मेरी जान मूवमेंट तो ओशियन में भी हो सकती है। ओशियन की भी तो ड्रिफ्टिंग पॉसिबल है, क्योंकि है तो इसके नीचे भी जमीन ही। क्यों मानते हो इस बात को? ओशियन की भी तो ड्रिफ्टिंग पॉसिबल है, क्योंकि है तो उसके नीचे भी जमीन ही।
इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? परफेक्ट। आप सुनना ध्यान से। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तुम्हें थ्योरी वर्ड का तो मतलब पता होगा, दैट इज सिद्धांत। तो हमारे पास बचे दो शब्द। पहला है तुम्हारा प्लेट, पहला है तुम्हारा प्लेट, दूसरा है तुम्हारा टेक्टोनिक, दूसरा है तुम्हारा टेक्टोनिक, राइट? टेक्टोनिक का सिंपल सा मतलब होता है मूवमेंट। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है? स्लो मूवमेंट। और टेक्टोनिक का मतलब क्या है? मूवमेंट। यानी सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि प्लेट जो हमारी मूव कर रही है उससे रिलेटेड जो भी सिद्धांत है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। लेकिन ये प्लेट क्या है सर, वो तो बताओ। प्लेट क्या होता है? सुनेंगे ध्यान से। एवरीवन फोकस। दिस इज योर लिथोस्फीयर, दिस इज योर लिथोस्फीयर। मैग्मा, 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 मैग्मा। अगेन वापस से कंडीशन देखेंगे, 1 एंड 2, उसके बाद देखेंगे 2 एंड 3, उसके बाद देखेंगे 1 एंड 4। अब मैंने तुमको एक चीज पहले भी बता रखी है। क्या बताई थी सर, एक बार वापस बताना तो। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी नाव है और नाव के नीचे पानी है, जाहिर सी बात है जमीन पर तो खड़ी नहीं रहेगी। तो इस पानी की मूवमेंट, ध्यान से समझना, इस पानी की मूवमेंट क्या इस नाव के मूवमेंट को इफेक्ट करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? हाँ या ना में जवाब दो। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से ध्यान देंगे, मैग्मा की जो मूवमेंट है क्या इस कठोर हिस्से को, इस लिथोस्फीयर को, इस चट्टान वाले हिस्से को, इस रॉक वाले हिस्से को इफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, जो डायरेक्शन मैग्मा की मूवमेंट का होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको मैं लिख ही देता हूं, एक काम करता हूं मैं लिख ही देता हूं, सुनना ध्यान से बस। और जैसे लिख रहा हूं एज इट इज लिख लेना, जीवन भर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जो डायरेक्शन मैग्मा के मूवमेंट की होगी, मैग्मा के मूवमेंट की होगी, क्या उसी डायरेक्शन में, क्या उसी डायरेक्शन में जो तुम्हारा लिथोस्फीयर वाला हिस्सा है, लिथोस्फीयर वाला हिस्सा मूव करेगा? मूव करेगा? मानते हो उस बात को? जिस डायरेक्शन में, सॉरी डायरेक्शन नहीं, हाँ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैग्मा की मूवमेंट होगी क्या उसी डायरेक्शन में लिथोस्फीयर वाला हिस्सा भी मूव करेगा? बिल्कुल करेगा सर। केस नंबर 1 एंड 2 में ये जो जमीन का टुकड़ा है इतना सा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन यदि मैं, लेकिन यदि मैं केस 2 को और केस 3 को देखूं तो यहां पर जो जमीन वाला हिस्सा है वो एक दूसरे के पास में आएगा। यानी केस 1 एंड 2 के हिसाब से चलूं तो डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। और केस 2 एंड 3 के हिसाब से चलूं तो कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो भैया हमें कन्वर्जेंस देखने को। नाउ सर व्हाट इज प्लेट? प्लेट तो बता दो, प्लेट तो बता दो, प्लेट क्या होती है? पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, ध्यान से सुनेंगे, पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर जो मूव कर रहे हैं ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ मैग्मा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने
अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं मैग्मा की मूवमेंट के हिसाब से। जहां पर मैग्मा एक दूसरे से दूर जा रहा है वहां वाली जमीन एक दूसरे से दूर जाएगी, जहां पर मैग्मा अंदर एक दूसरे के पास आ रहा है वहां वाली जमीन एक दूसरे के पास आएगी। तो प्लेट्स हैं क्या? लिथोस्फीयर के वो हिस्से, लिथोस्फीयर के वो टुकड़े जो मैग्मा की मूवमेंट के कारण मूव कर रहे हैं, इसी को कहते हैं प्लेट, इसी को कहते हैं प्लेट। तो प्लेट क्या है? लिथोस्फीयर के वो हिस्से जो मैग्मा की मूवमेंट के कारण मूव कर रहे हैं। यानी हम अल्टीमेटली पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर में किस प्रकार से मूवमेंट हुई है उससे रिलेटेड जो हमारा सिद्धांत है उसी को हम लोग इसमें स्टडी करने वाले। आई समझ? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया भाई? शाबाश शाबाश, परफेक्ट। प्लेट समझ में आ गया? प्लेट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो वापस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा जरूरत इसी की पड़ने वाली है। पास आना, दैट इज पहला पहला प्यार, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। दूर जाना, दैट इज ब्रेकअप। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। ये दो पॉइंट तुम याद रखना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाला। मजा आ जाएगा तुमको पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। यू गाइस हैव 10 to 15 सेकेंड्स ऑफ टाइम इस बात को अपने दिमाग में उतारो, इस बात को अपने दिमाग में उतारो जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। क्या हो गया भाई? आज अमन रोशन पर्सनल चैटिंग चल रही है? हाँ, नहीं भैया, वो तुम्हें पता है आंसर अगर कर रहा था। गलती से भी तुमने अपना नंबर मेरे पास शेयर कर दिया है, फिर वो व्हाट्सएप हो चाहे फोन का हो चाहे कुछ भी हो, तो उस नंबर के साथ बहुत कुछ हो सकता है। चैट वगैरह बहुत छोटी चीज है। क्यों अमन रोशन? भैया मैं सुनने चैट में नहीं आया कि कर रहा ऑफिस था। में, सुनने में आया कि ऑफिस में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारा आजकल। ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस में इंटरेस्ट हाँ, नहीं, बात है कि अभी इनिशियल डे से तो थोड़ा मेरे पे फोकस ज्यादा रहता है। लोग, हर कोई मेरे पे ही देखता रहता अच्छा, है कि क्या कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हो गए 15 सेकंड, देखा मैंने कैसे तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। चलो, अब मुझे एक चीज ये बताओ, तुम्हें अगर किसी के बीच में कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पढ़ना है तो तुम्हें कम से कम दो प्लेट्स तो चाहिए पढ़ने के लिए, कि दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं कि दूर जा रही हैं, उसके लिए कम से कम दो प्लेट का कॉम्बिनेशन तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए सर। टू प्लेट्स कॉम्बिनेशन, टू प्लेट्स कॉम्बिनेशन, टू प्लेट्स कॉम्बिनेशन। यार पता है सबसे मुश्किल ड्यूटी मुझे किसकी लगती है तुम में से? एक उसकी अविनाश की, अविनाश आई थिंक एयरपोर्ट वगैरह पे काम करता है। एक है अपना तनुज। डॉक्टरों का काम ना यार, मैं तुमको सच में बता रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। मतलब नीट में अगर कोई बच्चा तैयारी भी करता है ना, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि अगर अंदर से मेहनत करने की इच्छा ना हो तो ये मत सोचो कि मैं 2-3 साल नीट निकाल के मेहनत कर लूंगा, नीट निकाल लूंगा, एम्स पहुंच जाऊंगा तो फिर मेरी लाइफ सेट है। तुम्हें उसके बावजूद मेहनत करते रहना पड़ेगा। आईआईटी में ऐसा नहीं। वंस यू क्लियर द आईआईटी एग्जामिनेशन, तुम कॉलेज पहुंचो, सेमेस्टर एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ोगे, तुम्हें आराम से ठीक ठाक जॉब मिल जाएगी 90% केसेस में। अब वो 15 दिन में तुम नहीं पढ़ रहे हो तब मुश्किल है। तो आईआईटी वालों बच्चों से मैं यही कहता हूं, जितने भी आईआईटी वाले हैं उनसे मैं हमेशा यही कहता हूं कि 2 साल 3 साल मेहनत कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है तुम्हारी, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं। एंड सेम गोस फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एज वेल। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। आज से 3-4-5 साल बाद जब आप मणिपुर में या छत्तीसगढ़ में
या कश्मीर में किसी जंगल में बैठे होगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार पढ़ाई ज्यादा आसान थी। पढ़ाई तो बहुत आसान थी, कुछ नहीं करना था, कॉपी पेन उठा के जो पढ़ा रहे थे उसको नोट डाउन करना था, रिवीजन करना था, दैट्स इट। ठीक है, चलिए 2 प्लेट्स कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहला एक प्लेट हो सकता है तुम्हारी कॉन्टिनेंट की हो और एक प्लेट तुम्हारी ओशियन की हो। दूसरा हो सकता है कि दोनों ही प्लेट्स तुम्हारी कॉन्टिनेंट की हो, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट। तीसरा हो सकता है कि तुम्हारी एक प्लेट ओशियन की हो और दूसरी भी ओशियन की हो। क्या यही 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? क्या यही 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एक प्लेट कॉन्टिनेंट की, एक प्लेट ओशियन की। एक प्लेट कॉन्टिनेंट की हो सकता है दूसरी भी कॉन्टिनेंट की हो, एक ओशियन की हो सकता है दूसरी भी ओशियन की हो। क्या यही 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? क्या यही 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देंगे। परफेक्ट। अब भैया इन केसेस को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं कन्वर्जेंस के बारे में। पॉइंटर्स है, चुपचाप लिख लो और समझने का प्रयास करो। कन्वर्जेंस, ये क्या हो गया? कन्वर्जेंस, पॉइंट नंबर 1, हमेशा याद रखेंगे कि कन्वर्जेंस में दो चीजें टकरा रही हैं, कोलिजन हो रहा है, दो चीजें आपस में कोलाइड कर रही हैं। ऐसे पॉइंटर्स लिख लो छोटे छोटे। पॉइंट नंबर 2, यार जायज सी बात है, जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो विनाश होना तय है। जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो विनाश होना तय है कि नहीं? अमन रोशन को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? चलो, जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो विनाश होना तय है, तो हमेशा याद रखेंगे कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्शन। कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। आई समझ क्लियर हुआ? अब तुम एक चीज देखो यार, कन्वर्जेंस में पॉइंट नंबर 3, दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, और जब टकरा रही है ना तो पता है क्या हो रहा है? उनकी जो ऊपर वाली लेयर है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी दो प्लेट्स हैं, ये मैग्मा का मूवमेंट है जिसकी वजह से आपस में टकरा रही है, जिसकी वजह से आपस में टकरा रही है। पता है टकराने के बाद क्या होता है? ये जो ऊपर वाला क्रस्ट का हिस्सा है ना, ये जो ऊपर वाला क्रस्ट का हिस्सा है ना, टकराने के बाद ये पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। सो पॉइंट नंबर 3, क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड। क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड। पॉइंट नंबर 3, in convergence crust is destroyed. All right, and the most important point, that is point number 4, हमेशा याद रखेंगे कि तुम्हारी जो ओशियन की प्लेट होती है, तुम्हारी जो ओशियन की प्लेट होती है वो भैया भारी होती है, हैवी होती है। वो क्या होती है? हैवी होती है। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेवी रॉक्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेवी रॉक्स आपकी जो ओशियन की प्लेट होती है वो भारी होती है, और इसी वजह से आफ्टर कन्वर्जेंस, आफ्टर कन्वर्जेंस ओशियन की प्लेट आपकी डूबेगी, यानी इट विल सिंक, इट विल सिंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैवी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द रॉक्स प्रेजेंट इन इट।
आई समझ क्लियर हुआ? हैवी क्यों होती है भाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, समझ में आ गया? सो कॉन्टिनेंट प्लेट इज लाइटर विथ रिस्पेक्ट टू ओशियनिक प्लेट। क्या बोला मैंने? कॉन्टिनेंट प्लेट इज लाइटर विथ रिस्पेक्ट टू ओशियनिक प्लेट। ऑल राइट, क्लियर है? याद रखेंगे कन्वर्जेंस के बाद ओशियनिक प्लेट विल सिंक। समझ में आ गया? अब मैं आपको थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं कि हम एग्जैक्टली आने वाले 40 मिनट के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने हो। ये सब क्या भाई? ओके, तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, 3 इमेजेस और हैं, लेकिन वो मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे दिखाता जाऊंगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो हम इसी डायग्राम को स्टडी करने वाले हैं। हम इसी डायग्राम को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कन्वर्जेंट, फिर देखेंगे ट्रांसफॉर्म, फिर देखेंगे डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। ट्रांसफॉर्म को मैं लास्ट में अच्छे से करेंगे। वैसे तुमको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार, मैं इस बार की बात कर रहा हूं ट्रांसफॉर्म से। ट्रांसफॉर्म तुम्हारा सिर्फ 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, इसमें 3 से 4 पॉइंटर्स हैं, दैट्स इट। और उसी 3-4 पॉइंटर्स में से एक आध सवाल 99% चांसेस है कि या तो सीडीएस में आ जाएगा या तो एनडीए में आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, है ना? वापस फोकस करेंगे टॉपिक की तरफ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कन्वर्जेंस। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसकी कहानी? सबसे पहले भैया हम देख रहे हैं कन्वर्जेंस की कहानी। सबसे पहले हम किसकी कहानी देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं कन्वर्जेंस की कहानी। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, तो हेडिंग बना लीजिए कन्वर्जेंस। जिसको अभी भी ना समझ में आ रहा हो, याद रखेंगे दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 लेते हैं, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट का। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट का। सो लेट्स से दिस इज योर ओशियनिक प्लेट एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंट, ओशियन, कॉन्टिनेंट, ओशियन, कॉन्टिनेंट, ओशियन। मैग्मा का मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है? मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है इस प्रकार से। तो ये दोनों प्लेट्स भाई पास में आएंगी, ये दोनों प्लेट्स पास में आएंगी और एक टाइम के बाद ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगी। ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगी। टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद क्या होगा? जो तुम्हारी ओशियन वाली प्लेट है, जो तुम्हारी ओशियन वाली प्लेट है, वो भारी है, इस वजह से वो चली जाएगी अंदर की तरफ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? What we observed after collision, after collision, after collision, after collision, oceanic plate, oceanic plate, oceanic plate हैवी होने की वजह से, हैवी होने की वजह से सिंक हो गई।
सिंक हो गई। ओशनिक प्लेट है। हाँ ओशियनिक प्लेट है। क्या क्या लिखा है यहाँ पे, पता क्या लिखा है? हाँ, ओशियनिक प्लेट आपकी, ओशियनिक प्लेट आपकी सिंक हो गई। अब यहां पर इफेक्ट क्या होगा वो देखो। तुम्हें पता है कि ऑलरेडी अंदर मैग्मा का मूवमेंट चल रहा है। जैसे जैसे ये ओशियनिक प्लेट अंदर जाएगी, जैसे जैसे ये ओशियनिक प्लेट अंदर जाएगी, तुम्हें पता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। जैसे जैसे ओशियनिक प्लेट अंदर जाएगी, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। मानते हो उस बात को? जैसे जैसे तुम्हारी ओशियनिक प्लेट अंदर जाएगी, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज टेम्परेचर अंदर ज्यादा है। ठीक है सर। अब एक चीज ध्यान से नोट करो, मेरी जान ध्यान से नोट करो। अंदर ऑलरेडी एक्सेसिव अमाउंट में मैग्मा है, तभी ये टकराव चल रहा है। अंदर ऑलरेडी एक्सेसिव अमाउंट में मैग्मा का फ्लो चल रहा है, तभी ये प्लेट्स टकराई है। राइट? अंदर ऑलरेडी एक्सेसिव अमाउंट में ये मैग्मा का फ्लो चल रहा है, तभी ये प्लेट्स आपस में टकराई है। अब उसमें तुम्हारी ओशियनिक प्लेट भी सिंक होने के बाद टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पिघल रही, और पिघल कर ये जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग मैग्मा है इसके ऊपर डाल रही है प्रेशर, इसके ऊपर डाल रही है प्रेशर। और जैसे जैसे ये प्लेट अंदर धंसती जा रही है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मेल्ट होती जा रही है, और जैसे जैसे ये मेल्ट हो रही है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम बाद क्या होगा, ये प्रेशर हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल। और क्या हो जाएगा भाई, मैग्मा का ओवरफ्लो, मैग्मा का ओवरफ्लो। ये प्लेट धसी अंदर, ऑलरेडी यहां पर मैग्मा था, प्लेट धसती गई, पिघलती गई, यहां पर जो एक्सिस्टिंग मैग्मा था उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला, इतना ज्यादा प्रेशर डाला, कितना ज्यादा प्रेशर डाला, बताओ बताओ कितना ज्यादा प्रेशर डाला? अरे इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि ये पूरा का पूरा हो गया ओवरफ्लो। ये पूरा का पूरा क्या हो गया भाई? ओवरफ्लो। ये पूरा का पूरा क्या हो गया भाई? ओवरफ्लो। और इसी ओवरफ्लो को आपने नाम दिया वॉल्केनो। कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? कुछ समझ में आया भाई? यस सर। बताइए, कुछ समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, यहां पर जब दो प्लेट्स आपस में टकराई हैं, यहां पर जब दो प्लेट्स आपस में टकराई हैं, आप एक चीज नोटिस करो, ये कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, तो जायज सी बात है यहां कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स रहे होंगे, यहां कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स रहे होंगे, यहां कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स रहे होंगे। अब जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे अपनी वीडियो ऑन करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे अपनी वीडियो ऑन करना है। ठीक है, इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। देखो मैं 3-4 लेक्चर ज्यादा ले लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई भी चीज जल्दबाजी में करूं। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। क्या मेरी वीडियो सभी को दिख रही है? क्या मेरी वीडियो सभी को दिख रही है? देख पा रहे दिख हो? रही है जी भैया। दिख रही है ना? सभी को दिख रही है ना? हाँ भैया। कोई भी ऐसा जिसको ना दिख रही हो? वीडियो सबको दिख रही है भाई? इंटरनेट चेंज कर लिया। दिख रही है? हाँ, परफेक्ट। हाँ, ये मेरी प्लेट है, ठीक है, ये मेरी प्लेट है, एक कॉन्टिनेंट की एक ओशियन की, बीच में से मैंने डिवाइड कर दिया, एक कॉन्टिनेंट की एक ओशियन की। भैया जब ये आपस में टकराएगी,
और एक प्लेट अंदर जाएगी और एक प्लेट अंदर जाएगी, तो बीच के जो सेडिमेंट्स है वो ऑटोमेटिक उठने लगेंगे। इसको ऐसे समझो, ये वाली ओशियन की प्लेट है, ये वाली कॉन्टिनेंट की, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, ओशियन वाली अंदर जा रही, ओशियन वाली अंदर जा रही। अब ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसके किनारे पे है सेडिमेंट्स, इसके किनारे पे क्या है, सेडिमेंट्स, कंकड़ है, पत्थर है, जो भी है। जैसे जैसे ये प्लेट अंदर जाएगी, क्या ये प्लेट अपने आप ऊपर उठती जाएगी? वापस से टकराई, ओशियन वाली प्लेट अंदर जा रही है, ये वाली प्लेट, इसके जो भी सेडिमेंट्स है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। वापस से टकराई, ओशियन वाली प्लेट अंदर जा रही है, कॉन्टिनेंट वाली प्लेट के किनारे जो भी सेडिमेंट्स है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इससे समझो, ये प्लेट है, आपस में टकराई, धीरे 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 जो भी आपके सेडिमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब ये मैं तुमको एक इमेज में भी दिखाऊंगा, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग से वापस आते हैं स्टार्ट शेयरिंग पे। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अब मुझे एक चीज ये बताओ, यहां पर ये जो सेडिमेंट्स हैं, यहां पर ये जो सेडिमेंट्स हैं, क्या ये सेडिमेंट्स अपलिफ्ट होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे? सेडिमेंट्स अपलिफ्टमेंट, सेडिमेंट्स अपलिफ्टमेंट, राइट, सेडिमेंट्स अपलिफ्टमेंट। और ये सेडिमेंट्स जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठेंगे, फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनता जाएगा और आपको देखने को मिलेगा फोल्ड माउंटेन। क्या देखने को मिलेगा? फोल्ड माउंटेन। क्या देखने को मिलेगा? फोल्ड माउंटेन। और ये जो सेडिमेंट्स थे इस किनारे पे, ये जो तुम्हारे सेडिमेंट्स थे इस किनारे पे, इन सेडिमेंट्स को आप नाम देते हैं जियोसिंक्लाइन का। क्या नाम देते हैं? इन सेडिमेंट्स को आप नाम देते हैं जियोसिंक्लाइन। इन सेडिमेंट्स को आप नाम देते हैं जियोसिंक्लाइन का। इन सेडिमेंट्स को आप क्या नाम देंगे? जियोसिंक्लाइन का। इन सेडिमेंट्स को आप क्या नाम देंगे भाई? जियोसिंक्लाइन का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, ये जो तुम्हारा फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना है, ये जो आपका यहां पर फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना है, राइट, ये जो सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हुए हैं, इसमें कौन सी आपकी फोर्स काम कर रही है? बता सकता है कोई? कौन सी आपकी फोर्स काम कर रही है? क्या दोनों प्लेट्स के बीच में जो कंप्रेशन लग रहा है उसकी वजह से सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ उठे हैं? क्या दोनों प्लेट्स के बीच में जो कंप्रेशन लग रहा है, क्या उसकी वजह से ये जो आपके सेडिमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ उठे हैं? ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है? से यस और नो? हुआ है कि नहीं हुआ है? तो याद रखेंगे, फोल्ड माउंटेन्स जब भी बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स जब भी बनते हैं उसमें एक फोर्स इन्वॉल्व होती है और उस फोर्स का नाम है कॉम्प्रेशन फोर्स या कंप्रेशन फोर्स। इसके अभी मैं आपको इतने बेहतरीन नोट्स बनवाऊंगा ना, सिर्फ एक टेबल बना के दूंगा, सिर्फ एक टेबल, तुम्हारा पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसी में खत्म। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको शफल्ड लग रहा हूं, राइट। यू गाइस हैव 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम, इसको नोट डाउन करो। मैं एक बार वापस बता दूं, कॉन्टिनेंट और ओशियन की प्लेट आपस में टकराई, ओशियन की प्लेट भारी थी इस वजह से वो अंदर गई। अंदर जाने के बाद ऑलरेडी आपको पता है कि मैग्मा का फ्लो चल रहा है। अब मैग्मा का फ्लो चल रहा है, इसी वजह से प्लेट्स टकराई थी। उसी में ओशियन वाली प्लेट अंदर की तरफ सिंक हो रही है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, हीट ज्यादा होने की वजह से, थर्मल एक्टिविटीज ज्यादा होने की वजह से जो आपकी ओशियन वाली प्लेट है वो धीरे धीरे पिघल रही है। पिघलने की वजह से जो आपका एक्सिस्टिंग मैग्मा है उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। एक टाइम बाद ये प्रेशर इतना बढ़ गया कि मैग्मा का ओवरफ्लो हो गया और वो मैग्मा आपका पूरा का पूरा धरती की सतह पर आ गया, जिसको आपने लावा कहा और इस प्रोसेस को आपने वोल्केनो बोला।
फिर जब ये प्लेट्स टकराई तो टकरा रही थी, इनके बीच में कॉम्प्रेशन बहुत ज्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से जो आपके सेडिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होने लगे और एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनता गया। जो सेडिमेंट्स आपको इस किनारे पर मिले हैं उसको आपने कहा जियोसिंक्लाइन। सेडिमेंट्स अपलिफ्टमेंट की वजह से एक समय बाद आपको वहां पर एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको अपने फोल्ड माउंटेन का नाम दिया। और फोल्ड माउंटेन्स बने हैं कॉम्प्रेशन फोर्स की वजह से। दैट्स ऑल अबाउट केस नंबर 1। आई समझ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? एक और चीज, वॉल्केनो तो आ गया, वॉल्केनो तो आ गया, लेकिन ये वॉल्केनो कहां पर आया है? धरती की सतह पर, धरती की सतह पर, कॉन्टिनेंट पर, लैंड मास पर। तो एक टाइम बाद जब वो लावा वगैरह कूल डाउन होगा, जब वो लावा वगैरह कूल डाउन होगा, तो आपको देखने को मिलेगा वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं समराइज करूं तो कॉन्टिनेंट और ओशियन की प्लेट जब आपस में टकराती हैं, यहां हम कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं अभी, कॉन्टिनेंट और ओशियन की प्लेट जब आपस में टकराती है तो पॉइंट नंबर 1, फोर्स लग रही है। जवाब होगा इसका कॉम्प्रेशन फोर्स, कॉम्प्रेशन फोर्स। पॉइंट नंबर 2, क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? क्या वॉल्केनो देखने को मिल रहा है? जी हां बिल्कुल मिल रहा है, जी हां बिल्कुल मिल रहा है। और इसी का जब लावा वगैरह सब कुछ ठंडा हो जाता है तो ये तब्दील हो जाता है वॉल्केनिक माउंटेन्स में, वॉल्केनिक माउंटेन्स में। पॉइंट नंबर 3, क्या आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं? जी हां बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं सर, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जो आपके सेडिमेंट्स थे, ऐसे कर लो, पॉइंट नंबर 4 करके इसको लिख लो, जो आपके सेडिमेंट्स थे उसको आपने क्या नाम दिया? उसको आपने नाम दिया सर जियोसिंक्लाइन का। क्या नाम दिया उसको? सर आपने नाम दिया जियोसिंक्लाइन का। यही 4 पॉइंट इस पूरी कहानी से आपको निकाल कर लिखने थे। इसको कहते हैं कंसेप्ट। अब आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं। आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं। दिस इज द इमेज। हाँ भाई, ये ध्यान से देख लो। अच्छा, ये दोनों ही, सॉरी, दिस इज नॉट द इमेज। ये कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट वाली कहानी का इमेज था। वेट करेंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें है क्या? हाँ भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। इसमें तो एक साइड ये देख लो कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ठीक है, और ये तुम्हारी ओशियन की प्लेट है, टकराने के बाद अंदर जा रही है। अंदर जाने के बाद इस पॉइंट पर तुम्हारा प्रेशर पड़ रहा है, वॉल्केनो बाहर आ रहा है, एक टाइम बाद वॉल्केनिक माउंटेन बन जा रहा है। यहां पर जो भी तुम्हारे सेडिमेंट्स थे वो अपलिफ्ट होकर फोल्ड माउंटेन बना ले रहे हैं। समझने के लिए काफी है वैसे। चलो, मुझे बताओ, इतनी कहानी समझ में आ गई? पहला केस क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गया?
केस नंबर 2, केस नंबर 2, अभी भी हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस की, लेकिन इस बार हम कहानी लेंगे ओशियन और ओशियन प्लेट की। ये भी ओशियन की प्लेट, ये भी ओशियन की प्लेट, अंदर तुम्हारा प्रॉपर चल रहा है मैग्मा का फ्लो। अंदर तुम्हारा प्रॉपर चल रहा है मैग्मा का फ्लो। अब बात यह है कि सर दोनों ही प्लेट ओशियन की हैं, तो क्या टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी? आंसर इज नो। इन दोनों में से जिस भी ओशियन की प्लेट का रॉक भारी होगा, जिस भी ओशियन की प्लेट का जो रॉक है वो भारी होगा, वही ओशियन की प्लेट आपकी अंदर की तरफ जाएगी। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये वाली जो प्लेट है, इसका जो रॉक है वो इस वाली प्लेट से भारी है, तो ये वाली प्लेट मैं अंदर लेकर जाऊंगा। ठीक है, आप समझना ध्यान से। मैग्मा का फ्लो चल रहा है, ये दोनों प्लेट्स पास पास में आ रही हैं और ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट से टकरा जाती है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, टकराने के बाद जो आपकी हैवी वाली प्लेट है, जो आपकी भारी वाली प्लेट है, हैवी प्लेट, हैवी प्लेट, वो क्या करेगी? अंदर की तरफ चली जाएगी। तो मैंने इस वाली प्लेट के रॉक को हैवी माना है, इसको मैं अंदर की तरफ लेकर जा रहा हूं और ये जा रही है अंदर की तरफ। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अब मुझे एक चीज ये बताओ, अंदर ऑलरेडी मैग्मा का फ्लो चल रहा है। प्लीज नोट, अंदर ऑलरेडी मैग्मा का फ्लो चल रहा है। देयर इज एक्सिस्टिंग मैग्मा, देयर इज एक्सिस्टिंग मैग्मा। और ये जो तुम्हारी प्लेट है ओशियन वाली, ये भी अंदर की तरफ धंसती चली जा रही है, ये भी अंदर की तरफ धंसती चली जा रही है। अंदर आपको अच्छे से पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो एक टाइम के बाद जो प्लेट आपकी सिंक हुई है वो भी धीरे धीरे पिघलने लगेगी, वो भी धीरे धीरे पिघलने लगेगी। जैसे जैसे वो प्लेट पिघल रही होगी, जैसे जैसे वो प्लेट आपकी पिघल रही होगी, वो एक्सिस्टिंग मैग्मा के ऊपर क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। और जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे मैग्मा को मन करेगा कि यार मैं बाहर निकलूं, बाहर निकलूं, बाहर निकलूं। और एक टाइम के बाद जब ये प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा मैग्मा का ओवरफ्लो। क्या देखने को मिलेगा? ओवरफ्लो। और इसी ओवरफ्लो वाली प्रक्रिया को आप कहते हैं वोल्केनो। लेकिन ध्यान से एक चीज आप ये देखें। क्या देखें सर? ये जो वोल्केनो आ रहा है, ये समुद्र की सतह पर आ रहा है, इसीलिए यहां पर आपको वोल्केनिक माउंटेन्स नहीं बल्कि वोल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। अरे सर, तो क्या ये जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा ये सब बना है, ये सब ऐसा ही बना है क्या? जी हां, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अच्छा सर, तो मैं जहां पर ये पढ़ता हूं, ये जो फोल्ड माउंटेन वगैरह तुम बताते हो, ये वॉल्केनिक माउंटेन वगैरह जो तुम बताते हो, क्या वो ऐसे ही बना है कन्वर्जन से? बिल्कुल सही। अब तुम्हें दुनिया में ये समझ में आ रहा है कि किसी हो सकता है कि एक प्लेट कॉन्टिनेंट की हो, एक प्लेट ओशियन की हो, और टकराने के बाद ओशियन वाली अंदर जा रही है, पिघली, मैग्मा के ऊपर प्रेशर पड़ा, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से और वोल्केनो देखने को मिला। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है
कि ओशियन ओशियन, ठीक है, कि आपकी ओशियन प्लेट हो, जो उसमें भारी वाली प्लेट थी वो अंदर गई, एक्सिस्टिंग मैग्मा के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मैग्मा का ओवरफ्लो होता है और तुमको वॉल्केनो देखने को मिलता है, वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो अब आपको यह पता चल गया कि दुनिया में वॉल्केनो कहां आ रहा है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे जो आइलैंड्स है वो कैसे बन रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? आप मुझे एक चीज ये बताओ, आप मुझे एक चीज ये बताओ, क्या यहां पर एक भी प्लेट कॉन्टिनेंट की है? क्या यहां पर एक भी प्लेट कॉन्टिनेंट की है? नहीं है। जब प्लेट कॉन्टिनेंट की नहीं है तो जायज सी बात है तुम्हें जियो सिंक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा। जब सेडिमेंट्स ही नहीं है, जब सेडिमेंट्स ही नहीं है तो अपलिफ्टमेंट किस चीज की कराओगे? जब सेडिमेंट्स ही नहीं है तो आप अपलिफ्टमेंट किस चीज की कराएंगे? और जब अपलिफ्टमेंट नहीं होगी तो फोल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो फोल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और जब फोल्डिंग स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है तो मुझे ये बताओ कि से बनने प्लेट कराएगी तो फोल्ड में हाँ या ना नहीं बनेंगे? क्योंकि क्योंकि भाई सेडिमेंट्स ही नहीं है। सेडिमेंट्स के लिए तुम्हें एक प्लेट कॉन्टिनेंट की चाहिए। जब सेडिमेंट्स ही नहीं तो किसको ऊपर उठाओगे? समझ में आ गया? This is called भाई। भैया आपकी आवाज मतलब मेरे थोड़ा को ब्रेक हो रही है, बहुत बहुत बफर हो रही है, किसी और को हो रहा है, आई डोंट नो। हाँ सेम प्रॉब्लम है। अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है क्या? क्लियर है भैया। अभी क्लियर है? जी चलो ठीक है। तो मैं ये समझा रहा था कि जब सेडिमेंट्स ही नहीं है तो तुम अपलिफ्टमेंट किसकी कराओगे? जब अपलिफ्टमेंट ही नहीं हो रही तो फोल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और जब फोल्डिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा तो फोल्ड माउंटेन्स नहीं बनेंगे। तो ओशियन प्लेट में क्या तुमको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं? अरे हाँ या ना बोलो भाई, क्या ओशियन प्लेट में तुमको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं? हाँ या ना? नहीं मिलते हैं सर। ठीक है, तो ओशियन प्लेट को यदि मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं तो पॉइंट नंबर 1, क्या यहां तुम्हें वॉल्केनो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जो बाद में तब्दील हो जाएगा वॉल्केनिक आइलैंड्स में, वॉल्केनिक आइलैंड्स में। पॉइंट नंबर 2, क्या तुम्हें यहां पर फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं? फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं? जवाब है नहीं। कोई पूछे रीजन? रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ सेडिमेंट्स, एब्सेंस ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, मुझे एक चीज ये बताओ, जब ओशियनिक प्लेट तुम्हारी अंदर की तरफ धंसेगी, जब ओशियनिक प्लेट तुम्हारी अंदर की तरफ धंसेगी तो ये बीच में एक गड्ढा, फिर से ब्रेक बीच में क्या आप वापस से ब्रेक हो रही है? बिल्कुल ना, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया? वॉइस ब्रेक हो रही है, मतलब बफर हो जा रही है बात का बीच में। अभी ठीक है वॉइस? हाँ ठीक रहती है, फिर break। अभी ठीक है, चलो अभी बताओ, अभी ठीक है आवाज? हाँ जी सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू। मुझे एक चीज ये बताओ, ये ओशियनिक प्लेट जब तुम्हारी धसी है तो क्या बीच में तुमको एक गड्ढा देखने को मिल रहा है?
क्या बीच में तुमको ये गड्ढा देखने को मिल रहा है? बताओ, क्या बीच में तुमको ये Yes. गड्ढा देखने को मिल रहा है? इसी गड्ढे को पता है आपने क्या नाम दिया है? इस जोन को पता है आपने क्या नाम दिया है? आपने इसको नाम दिया है सबडक्शन जोन। क्या नाम दिया है? सबडक्शन जोन। व्हाट इज सबडक्शन जोन? जहां पर आपकी ओशियनिक प्लेट टकराने के बाद एक प्लेट अंदर जा रही है और उस प्लेट की वजह से जो गड्ढा वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, जो होल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको आपने नाम दिया है सबडक्शन जोन। क्या नाम दिया है? सबडक्शन जोन। क्या नाम दिया है? सबडक्शन जोन। और जोन के ऊपर ये बेसिकली आपका ये जो सबडक्शन जोन है ना, ये एक समय के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यानी लेट से एक प्लेट ये थी और एक प्लेट ये थी, ये दोनों आपस में टकराई, एक ये वाली प्लेट अंदर गई। आफ्टर दैट कुछ समय के बाद ये जो सबडक्शन जोन है ये इस प्रकार से हो जाता है। यानी धीरे 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 जैसे जैसे ओशियनिक प्लेट तुम्हारी अंदर जाती रहती है। अब एक चीज तुमको पता है कि अगर ओशियनिक प्लेट पिघल रही है तो जायज सी बात है वो कहां तक जा रही है? एस्टेनोस्फेयर तक, क्योंकि उतना टेम्परेचर तो तुमको वहीं पर मिलेगा कि वो पूरी की पूरी प्लेट को पिघला दे। एस्टेनोस्फेयर तक जब प्लेट इतना अंदर जाएगी तो इमेजिन करो ये गड्ढा कितना गहरा बनेगा। तो जिस एरिया में वो पूरा का पूरा गड्ढा बन रहा है उसको आप कह रहे हैं सबडक्शन जोन। और एक टाइम के बाद जब ये सबडक्शन जोन बहुत ही ज्यादा डीप हो जाता है, उसी को आप नाम दे देते हैं ट्रेंचेस। क्या नाम दे देते हैं? ट्रेंचेस। क्या नाम दे देते हैं भाई? ट्रेंचेस। क्या नाम दे देते हैं आप? क्या नाम देंगे? ट्रेंचेस। समझे? अच्छा, इसी सबडक्शन जोन को जहां पर ये सारी प्रक्रिया हो रही है, जहां पर ये सारी प्रक्रिया हो रही है, सबडक्शन जोन और ये ट्रेंचेस वगैरह बन रही है, इसको आप एक और नाम देते हैं, दैट इज बेनियोफ जोन। दैट इज बेनियोफ जोन। दैट इज बेनियोफ जोन। आई समझ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर भैया। अब मुझे एक चीज ये बताओ, एक कमाल का पॉइंट मैं तुमको सिखाता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है? ध्यान से ऑब्जर्व करना। मुझे एक चीज ये बताओ मेरी जान, मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर प्लेट की मूवमेंट चल रही है तो तुम्हारी धरती हिलेगी? धरती हिलेगी भाई। उसी प्रकार से अगर ओशियन में मूवमेंट चल रही है तो ओशियन हिलेगा। ओशियन की जो सतह है वो हिलेगी, बिल्कुल हिलेगी। क्या ये हिलने वाली ट्रम्बलिंग, शेकिंग, वाइब्रेशन, इसको तुम अर्थक्वेक बोलते हो? इसको तुम अर्थक्वेक बोलते हो? अर्थक्वेक में जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है, जिस पॉइंट से सिस्मिक वेव्स आपकी ट्रांसफर होती हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? फोकस। फोकस या फिर हाइपोसेंटर। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर इस केस में अर्थक्वेक आ रहा है, अगर इस केस में अर्थक्वेक आ रहा है, तो क्या उसका फोकस डीप होगा या शैलो होगा? अगर इस केस में तुम्हारा अर्थक्वेक आता है तो उसका फोकस डीप होगा या शैलो होगा? डीप होगा भैया। डीप होगा। एक्सप्लेन करना इसको राहुल। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। वापस सुनो। प्लेट की मूवमेंट चल रही है, ठीक है? प्लेट की मूवमेंट चल रही है तो जाहिर सी बात है कि जो धरती की सतह है उस पर वाइब्रेशन हो रहा है। उसी प्रकार से अगर समुद्र के अंदर प्लेट की मूवमेंट चल रही है तो जो समुद्र की सतह है उसके ऊपर वाइब्रेशन, ट्रम्बलिंग, शेकिंग सब कुछ हो रही है, जिस प्रोसेस को तुम अर्थक्वेक बोलते हो। अगर जो अभी मैंने दो प्लेट सामने बनाई है, अगर इस केस में अर्थक्वेक आ रहा है तो उस अर्थक्वेक का जो फोकस है, जहां से उस अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज हो रही, वो फोकस अंदर की तरफ होगा, बहुत गहरा होगा, या फिर ऊपर की तरफ ही कहीं होगा? डीप होगा या शैलो होगा? डीप होगा भैया। बताओ राहुल, बताओ जहां कैसे?
सर मतलब भैया जैसे ये प्लेट अंदर गई है, एक ओशनिक की प्लेट, तो हाँ तो वो अंदर जाके मेल्ट होगी। परफेक्ट। मेल्ट होगी तो जो वहाँ पे पहले से मैग्मा मौजूद है उस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और वो प्रेशर या तो वॉल्केनो के रूप में बाहर आएगा या तो एनर्जी ट्रांसफर होगी प्लेट्स में, जिससे सडन एनर्जी रिलीज होगी, और जो प्लेट्स है हमारी वो शेक ठीक है करेंगी। ओके, 99% करेक्ट। इस बार तेरे को कोई रोक नहीं सकता। तू बस एक काम करना, इंग्लिश की टेंशन मत लो, मैथमेटिक्स संभाल लेना। ये मान के चलो आईएमए कंफर्म है, अगर इतनी क्लैरिटी है ना, ये मान के चलो आईएमए कंफर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना राहुल, है ना, बहुत उम्मीद है भाई इस बार तुझसे। चलो भाई, प्लेट एस्टेनोस्फेयर तक अंदर धसी जा रही है, 200 किलोमीटर अंदर तक तुम्हारी प्लेट चली गई। अगर इस कंडीशन में अर्थक्वेक आएगा तो जायज सी बात है उसका फोकस धरती के 200 किलोमीटर अंदर है। इस केस में आप क्या कहेंगे कि अर्थक्वेक का जो फोकस है, इस केस में अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसका जो फोकस है इट विल बी डीप फोकस, इट विल बी डीप फोकस, जिसकी वजह से फोकस जितना ज्यादा डीप होगा अर्थक्वेक की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको कहते हैं कंसेप्ट, ढूंढ लेना किसी भी वीडियो में अगर मिल जाए तो। एक पॉइंट और नोट कर लो, अगर इस केस में अर्थक्वेक आता है, जो कि आएगा ही आएगा, सो दैट अर्थक्वेक विल हैव डीप फोकस, दैट अर्थक्वेक विल हैव डीप फोकस। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? दैट अर्थक्वेक विल हैव डीप फोकस, that earthquake will have deep focus. चलो अब कॉन्टिनेंट वाले केस को देख लेते हैं, इसके बाद ये वाली क्लास समाप्त करेंगे। 8:10 या 15 मिनट पर मिलेंगे हिस्ट्री की क्लास में। हिस्ट्री 45-50 मिनट से ज्यादा मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता, बिकॉज वो कहानी है, और कहानी अगर तुमने 50 मिनट सुन ली बहुत है उतना। ठीक है ना? भैया मैं लीव करता हूँ, थोड़ा काम है, मम्मी को लेके जाना है। ठीक है आई ओके। विल वॉच इट। हाँ ठीक। तो पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको क्या बताया कि ओशियन प्लेट जब भी टकराएगी तो आपको सबडक्शन जोन देखने को मिलेगा। यही सबडक्शन जोन जब डीप होता जाता है तो आप उसको ट्रेंचेस बोल देते हैं। ट्रेंचेस का सिंपल सा मतलब है समुद्री खाई, अगर मैं तुमको आसान भाषा में बताऊं तो ट्रेंचेस का सिंपल सा मतलब है समुद्री खाई। ठीक है, लाइक दिस। इसको क्या कहते हैं? ट्रेंचेस। ऑलराइट, इसको क्या कहते हैं भाई? ट्रेंचेस। और जिस भी क्षेत्र में ये सारी प्रक्रिया हो रही है उस क्षेत्र को आपने नाम दिया बेनियोफ जोन, उस क्षेत्र को आपने नाम दिया है बेनियोफ जोन, बेनियोफ जोन। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4, इस केस में जो अर्थक्वेक आएगा इट विल बी हैविंग द डीप फोकस। इट विल बी हैविंग द डीप फोकस। ठीक है, क्लियर है भाई? लास्ट केस देख लो, लास्ट केस देख लो भाई, केस नंबर 3। कॉन्टिनेंट प्लेट ले लेते हैं। कॉन्टिनेंट प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, कॉन्टिनेंट। अब देखो भाई, ओशियनिक प्लेट में आपने क्या देखा, चाहे वो पहला केस हो उसमें एक प्लेट ओशियन की थी, दूसरा केस हो उसमें एक प्लेट ओशियन की थी, जो प्लेट भारी है वो अंदर जा रही है, अंदर जा रही है तो पिघल रही है, पिघल रही है तो एक्सिस्टिंग मैग्मा के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है,
प्रेशर पड़ रहा है तो ओवरफ्लो की वजह से आपका वो मैग्मा बाहर आ रहा है, जिसको धरती की सतह पर आते ही आप वोल्केनो कह रहे हैं, सॉरी लावा कह रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को आप वोल्केनो कह रहे हैं। लेकिन कॉन्टिनेंट प्लेट में कोई भी प्लेट अंदर नहीं जाती, कोई भी प्लेट अंदर नहीं जाती है, बिकॉज इन दोनों में से कोई भी इतनी ज्यादा भारी नहीं है कि अंदर की तरफ सिंक हो जाए, कि अंदर की तरफ सिंक हो जाए, कि अंदर की तरफ सिंक हो जाए। तो प्लेट्स तो पास पास में आ रही हैं, टकरा भी रही हैं, और टकराते ही इनके बीच के जो भी सेडिमेंट्स थे, कॉन्टिनेंट है, जाहिर सी बात है सेडिमेंट्स होंगे, कॉन्टिनेंट है, जाहिर सी बात है सेडिमेंट्स होंगे। जैसे ये प्लेट टकराती है, सेडिमेंट्स अपलिफ्ट होने लगते हैं और आपको वापस से फोल्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और आपको वापस से फोल्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर की हाइट बढ़ती जाती है, आप उसको कह देते हैं कि यार भैया ये बन गया हमारा फोल्ड माउंटेन, ये हमारा बन गया फोल्ड माउंटेन, ये हमारा क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन। अब मुझे एक चीज ये बताओ, ऐसा कोई नियम है कि ये प्लेट एक ही बार टकराएगी? ऐसा कोई नियम तो है नहीं, ये प्लेट कई बार टकरा सकती है, जितनी बार टकराएगी उतनी बार कंप्रेशन फोर्स लगेगा, जितनी बार टकराएगी उतनी बार कंप्रेशन फोर्स लगेगा, और जितनी बार कंप्रेशन फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा फोल्डिंग बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा फोल्डिंग बढ़ेगी, इस स्पेसिफिक माउंटेन की जो हाइट है वो भी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। अब मुझे एक चीज ये बताओ, दिस इज योर इंडियन प्लेट, आईपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। यहां पर तुम्हारा वो चाइना वगैरह वाला इलाका है, राइट? और इस पूरी प्लेट को आप कहते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के बीच में कोई मुझे बता सकता है क्या हुआ है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? इस बात का ध्यान रखना बताने से पहले कि यहां पर तुमको हिमालयास देखने को मिलते हैं जो फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, और हिमालयास की हाइट आपने सुना होगा कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। कन्वर्जेंस हुआ है कि डाइवर्जेंस? Convergence of CC plates. सीसी प्लेट्स, हाँ, कॉन्टिनेंट प्लेट्स, जिसकी वजह से आपको ये बीच में हिमालयास नाम का फोल्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड क्योंकि ये कन्वर्जेंस बार बार हो रही है तो कंप्रेशन फोर्स की वजह से हिमालयास की हाइट भी बढ़ रही है, और क्योंकि कोई प्लेट अंदर नहीं गई तो मैग्मा के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा। जब प्रेशर नहीं पड़ा तो ओवरफ्लो नहीं होगा, जब ओवरफ्लो नहीं होगा, जब आपका ओवरफ्लो नहीं होगा तो वॉल्केनो का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो वॉल्केनो का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कल को अगर मैं तुमको भेजूं कि बेटे एक काम करो, जाओ और यहां कहीं पे सिस्मोग्राफ लगा के आओ, तो तुम एटलीस्ट हिमालयास के साइड तो नहीं जाओगे, बिकॉज तुमको पता है भैया वहां तो, सॉरी सिस्मोग्राफ नहीं, सिस्मोग्राफ यहां कहां से आ गया, सॉरी, नो सिस्मोग्राफ, हटाओ पक सिस्मोग्राफ की ऐसी की तैसी। मैं ये कह रहा हूं कि तुम जरा पता करो कि कौन सा एरिया तुम्हारा ऐसा है जिसको वॉल्केनो से सुरक्षा की जरूरत है। तो तुम एटलीस्ट हिमालयास की तरफ तो नहीं जाओगे कि भैया हिमालयास में ना फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, वो फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, तो तुमने बताया था पहले वाले केस में कि वॉल्केनो आएगा, वॉल्केनो आ सकता है। मुझे पता था कुछ बच्चे ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन पहले वाले केस में एक प्लेट ओशियन की थी, यहां पर दोनों प्लेट कॉन्टिनेंट की है। जब दोनों प्लेट कॉन्टिनेंट की होगी तो कोई प्लेट अंदर नहीं जाएगी, जब कोई प्लेट अंदर नहीं जाएगी तो मैग्मा के ऊपर मैग्मा के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ओवरफ्लो नहीं होगा, जब ओवरफ्लो नहीं होगा तो भाई वॉल्केनो नहीं आएगा।
तो कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट में तुमको वॉल्केनो देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है सर? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर Yes, है? sir. आज की क्लास, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त। कल छुट्टी है, परसों से हम वापस स्टार्ट करेंगे। कल एक्चुअली मेरी मेडिकल अपॉइंटमेंट है, इस वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी मजबूरी में, वरना मैं छुट्टी लेता नहीं, वरना मैं छुट्टी लेता नहीं, वरना मैं छुट्टी लेता नहीं। किसी ने मुझसे पूछा क्या हाल है सर? पता है जुनैद ये कौन लोग हैं? कौन? गेस करो। हमारे लेजेंडरी टीचर्स पुराने। बिल्कुल सही। क्या हाल है सर? अच्छा जी, वाह यार। वो जो कोर्सेज है ना उसमें ओवरफ्लो हो रहे होंगे बच्चे, फैकल्टी की नीड होगी। ओवरफ्लो? ओवरफ्लो, ओवरफ्लो के लिए ओवरफ्लो के लिए होने भी चाहिए ना। चलो छोड़ो, मेरे को क्या भाई। देखो यार, कल मैं छुट्टी ले रहा हूं बिकॉज मेरी मेडिकल अपॉइंटमेंट है, नहीं तो सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं आपकी क्लास लेता। मेडिकल अपॉइंटमेंट कोई किसी सर्जरी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ जो मैंने सर्जरी कराई है उसी का एक बार चेकअप कराना है, तो मुझे जाना पड़ेगा लखनऊ। ठीक है, तो कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसीलिए क्लास भी आज मैंने आधा घंटा पहले ली, और काफी कुछ आज की क्लास में हमने सीखा भी। सो परसों हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एंड परसों मैं एक टेबल में इसके शॉर्ट नोट्स आपको बना के दूंगा। अभी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो ठीक 8:15 पे हम मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास के लिए। ब्रेक मैं आपको दे रहा हूं पूरे 15 मिनट का। ठीक है सर। कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। ऑल क्लियर सर, कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। नो डाउट्स? नो सर। नो डाउट्स। देखो मैं जान रहा हूं थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है आप लोगों के दिमाग पे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा यार इतना, वही बात है। मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ। हाँ आप रिवीजन कर रहे हो। वैसे पता है, जिसको बहाने बनाने थे उसने 50 बहाने बनाए कि क्लास नहीं, ये नहीं, फलाना नहीं, ढमकाना नहीं। जिसको पढ़ना था ना, सेम चीजें मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में 2-2 घंटा पढ़ा रखी। उसने अगर कुछ भी नहीं किया होगा ना, सिर्फ एक बार गो थ्रू भी किया होगा 2x पे, तो उसको ये चीजें इतने अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये बच्चा वही जानता है जिसने एक्चुअल में वो चीजें की। जिसने 2 महीना टाइम पास किया वो देख लो। 2 महीना सर मैं कैसे? एक बात बोलूं? हाँ हाँ प्लीज, जल्दी पूछो। ये जो मैंने जो एक चीज नोटिस करी अपने एक्सपीरियंस में, कई बच्चे ना करते हैं पर मतलब जैसे 1.5x पे लेक्चर देख लिया, 2x पे देख लिया, वो आपका जो रिवीजन वाला कंसेप्ट है वहां तो वो चीज ठीक है, पर एक मैं रेकमेंड करूंगा बाकी बच्चों को भी जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देखते हैं, ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। नंबर 1 तो ये कि चीज समझ में नहीं आती, और नंबर 2 जो एंड रिजल्ट होता है, 2 घंटे का लेक्चर ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा अगर आप 2x पे देखते हो। वो 1 घंटे 50 मिनट में खत्म होता है या 1 घंटे 45 मिनट में। तो नॉट वर्थ इट। 15 मिनट बचा के ऐसा कुछ नहीं रॉकेट साइंस हो जाएगी। बेहतर है कि आप नॉर्मल स्पीड पे देखो पर अच्छे से कंसेप्ट समझ लो, आफत ना मचाओ लेक्चर के साथ। हाँ अगर रिवीजन है तो फिर जो आपको स्पीड ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं जा रहा डिनर बनाने। बाय। ठीक, मिलेंगे 8:15 पे, और मैं उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी कल आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास के बाद बताऊंगा। जय हिंद।